हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो आपके एग्जाम के लिए हम लेकर आए एक इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम यूपी डीजीटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आज फर्स्ट क्लास होगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो क्लास है आपकी वो बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट वाटर इज, कि ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर क्या है? एक बेस है, एसिड है, या फिर एसिड और बेस दोनों है, या फिर सॉल्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बात करें हम किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। एज वी ऑल नो कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। एसिड वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड सब्सटेंस जिनके अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन आयन, यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन डोनर, और इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, एसिड को क्या कहते हैं? प्रोटॉन डोनर, और बेस को क्या कहते हैं? बेस को कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, बेस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। ओके, आफ्टर दैट अगर बात की जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन में पूछा है कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट जो वाटर है वो क्या है? ठीक है जी, कि ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो क्या है? तो एज वी ऑल नो कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट जो वाटर है वो एसिड और बेस की तरह क्या करता है? एक्ट करता है। ठीक है, वाटर एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड बेस, की जो वाटर है वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। क्यों? ऐसा क्यों है? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, जिस वजह से जो वाटर है वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह क्या करता है? काम करता है। लेट्स सी, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट वाटर इज खाली बेस नहीं है, एसिड भी नहीं है, बोथ एसिड एंड बेस। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन, जो कर सकता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन, या फिर डोनेट प्रोटॉन। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a substance which can जो क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। which can accept electron। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है, तो जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात की जाए रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ substance which can donate इलेक्ट्रॉन। ओके, जो क्या करते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द गैस, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द गैस
that is heated up during Joule-Thomson effect at ordinary temperature is, कि साधारण तापमान पर जूल थॉमसन प्रभाव के दौरान गर्म होने वाली गैस क्या है? वो है ऑक्सीजन, दैट इज O2, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन, या फिर SO2। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो क्या शो करते हैं? वो हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा कि जो हाइड्रोजन है H2 एंड हीलियम, ये क्या कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? शो हीटिंग इफेक्ट। ओके, ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? शो हीटिंग इफेक्ट। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो हाइड्रोजन। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि ये जो है ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं? क्योंकि बिकॉज दे हैव लो इन्वर्जन टेम्परेचर। किस वजह से? बिकॉज दे हैव लो इन्वर्जन टेम्परेचर, because they have low inversion temperature. Okay, temperature, is that clear? Because hydrogen and helium show heating effect because they have low inversion temperature. Okay, because they have low inversion temperature. Move करते हैं next question पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का वो बढ़ता है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, या फिर सॉल्यूशन कांस्टेंट इंक्रीज होता है, या नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बढ़ते हैं, या फिर वॉल्यूम जो है बढ़ता है। तो इसके लिए आप नोट करके लिखेगा द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molar concentration of solute particle। ओके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किसमें? इन द सॉल्यूशन। ओके, इन द सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का, अगर वो इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। तो इट विल इंक्रीज सो व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो ये तब इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज जब व्हेन नंबर ऑफ, ठीक है, ये कब इंक्रीज होगा? व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, तब ये भी इंक्रीज होगा। ओके ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, गलत। सॉल्यूशन कांस्टेंट बढ़ेगा, ये भी गलत। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, तो तब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज MnCl3। ठीक है, MCl3, सॉरी, जो फॉर्मूला होता है मेटल क्लोराइड का वो होता है MCl3। वो क्या कंटेन करता है? वो 20% ऑफ द मेटल कंटेन कर रहा है। और एटॉमिक वेट कितना होगा मेटल का? तो जो Cl है, क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 35.5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, MCl3 कितना परसेंट है? 20/100 इंटू M। ओके, तो M क्लोरीन कितना है? दैट इज 30, ये हो जाएगा आपका M प्लस 35.5 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20/100 इंटू M। तो ये कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा आपका, दैट विल बी, एक सेकेंड, हाँ, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कितना आ गया 5, तो ये हो जाएगा उधर जाके माइनस, तो ये हो गया 4M इज इक्वल्स टू 35.5 इंटू 3, और M इज इक्वल्स टू 35.5 इंटू 3/4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे कैलकुलेट करके आएगा आंसर 27। तो जो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, इसे कैलकुलेट करके क्या आएगा आंसर? दैट इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ, कि इसका करेक्ट आईयूपैक नेम क्या है। ओके तो नेमिंग कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। दैट इज 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है 4, और 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो दैट इज ब्यूटेन। ओके तो ब्यूटेन इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो हो गए आपके दोनों गलत। अब देखो जो सेकंड पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या आएगा 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो पहला है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये गलत, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, जो आपका सी ऑप्शन होगा, ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंटईन, ये एन नहीं है सॉरी, ये है पेंटईन, और ये सेकंड पोजीशन पे है, तो 5 कार्बन, पेंट है तो 5 होगा, 3 4 5। ओके इन्होंने कहा है कि सेकंड उस पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया C, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है तो ये हो गया CH3, अभी CH2 और ये भी हो गया CH2। अब जब इन्होंने कहा है कि सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये CH2 ना हो गए, ये क्या हो गया CH। ठीक है जी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका CH। तो लेट मी चेक, तो CH3 CH, ये भी क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH। ठीक है और आफ्टर दैट अब इन्होंने कहा है फोर्थ में मिथाइल है, तो यहां भी क्या हो जाएगा CH, तो यू कैन राइट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 एंड आफ्टर दैट CH3, तो 1 2 3 4 5, इसकी नेमिंग करूं तो ये क्या हो गया 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके 4 मिथाइल पेंट 2 इन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करूं मैं अगर, तो आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये तो हो गया गलत, ये है 1 2, सेकंड पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड 3 4, और फोर्थ पोजीशन पे आ गया मिथाइल ग्रुप, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग has a bond formed by overlap of sp और sp3 hybrid orbital। तो देख लेते हैं, तो जो पहला है वो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब किसका है sp और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका कितना होता है sp3 और इसका होगा sp। ठीक है दूसरे का देख लेते हैं, ये है आपका, हम यही चेक कर लेते हैं। ओके तो ये है CH3 CH CH CH3, इस केस में क्या होगा sp3, इस केस में क्या होगा sp2 sp3, बट कॉम्बिनेशन क्या है, इन्होंने कहा है कि इनमें से किसका हैज अ बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ sp और sp3, तो इस केस में क्या है sp3 और sp। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं, इसमें होगा आपका दैट इज CH2 डबल बॉन्ड, ये होगा sp2 और ये होगा आपका sp, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बात करूं किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं सेम एटम के, वो स्लाइटली डिफरेंट, उनके अंदर क्या होती है डिफरेंट एनर्जीज के साथ वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। अगर 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3 sp2 एंड sp। तो बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इफ ऑल द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3। अगर बात करें एल्केन की, जैसे मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अगर बात करें sp2, तो जिनके अंदर क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उस केस में जो होगा वो होगा sp2, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हुआ इथीन, और इथीन में जो एल्कीन वाले होंगे उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। आफ्टर दैट sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp। ओके तो लेट्स सी, तो कार्बन फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है, बट जो कार्बन फॉर्म करता है डबल बॉन्ड उसके अंदर वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है sp2, क्योंकि उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। नोट करके लिख लीजिएगा कहीं। आफ्टर दैट बात की जाए किसकी,
ट्रिपल बॉन्ड की, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp, किसकी वजह से, क्योंकि 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो जैसा कि अभी हमने देखा CH4, तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो है sp3, ठीक है, वो क्या है sp3। वहीं अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां बात हुई किसकी, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के केस में ये क्वेश्चन पिछली बार इसी टाइप में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन EMRS में भी पूछा गया था। तो इस केस में क्या होता है sp2। वहीं बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp। इज दैट क्लियर? तो यहाँ के केस में जो बात करें अगर सिग्मा बॉन्ड की, तो इसमें कितने हैं, इसमें है 4 सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितने हैं 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर इसकी बात की जाए CH डबल बॉन्ड CH, तो इसमें कितने हैं, अभी इसमें है 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें 3 सिग्मा है और एक क्या है पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसमें क्या है 3 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। अगर ट्रिपल केस के इसमें ट्रिपल बॉन्ड के केस में बात की जाए तो दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस केस में मैंने इसमें बताया कितने हैं, 3 सिग्मा है, तो उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 2 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अभी जो EMRS का पेपर हुआ था उसमें हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था और कुछ इसी तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो इवन ये UPTGT में भी आया है और EMRS में भी आया, तो आपके एग्जाम्स में भी आने के चांसेस हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, कि इनमें से कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एज वी ऑल नो दैट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन का। आफ्टर दैट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जो बहुत बार पूछा जाता है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। किसका है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है तो हमने अपना बैच स्टार्ट किया है जो TGT के लिए स्पेशल बैच है। बेसिकली जो कोई भी TGT एग्जाम हो, चाहे DSSB हो, KVS हो, और मात्र एक बहुत कम कोर्स में आपको वो कोर्स मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा जो 11th-12th के जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो भी उसमें हम आपको कवर कराएंगे और डिटेल ही हम उसमें आपको करा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट बात करें किसकी, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन। तो जो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन है, तो इसकी रिएक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं करती हूँ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन, किसका क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, बहुत बार ये हमने डिस्कस भी किया है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। मीथेन एज वी ऑल नो CH4, ठीक है जी, क्या किया क्लोरीनेशन, ठीक है, दैट इज Cl2। ओके, क्या किया क्लोरीनेशन, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा HCl और प्लस HCl। ओके, नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट है किसका, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। क्या होता है इथेनॉल, एज वी ऑल नो दैट इज C2H5OH। तो C2H5OH क्या है, दैट इज इथेनॉल। ओके, तो कंसंट्रेटेड H2SO4, किसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, तो किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा C2H4 प्लस H2 और 180 डिग्री सेल्सियस पर। जो कंडीशन है इसकी वो है 180 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा C2H4 प्लस H2। और डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल ये किसका एग्जाम्पल है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो जो बी ऑप्शन होगा यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। थर्ड है नाइट्रेशन, किसका, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ओके, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ओके,
एज वी ऑल नो, जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल। किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किसकी प्रेजेंस में होगा? सबको पता है नाइट्रिक एसिड और H2SO4, HNO3H2SO4, और ये क्या फॉर्म करेगा? NO2। ओके, तो इसने क्या फॉर्म किया? इसने फॉर्म किया नाइट्रोबेंजीन, और यहां से H2 निकल जाएगा बाहर। इसने क्या फॉर्म किया? नाइट्रोबेंजीन। मैम एक बार लास्ट वाला भी बिल्कुल, उसे भी डिस्कस करेंगे। लास्ट है आपका, वो था हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन। क्या था? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन। फोर्थ था हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन। ओके, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन एज वी ऑल नो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इथाइलिन प्लस KMNO4 प्लस H2O। तो क्या हो रहा है यहाँ? हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। किसका? इथाइलिन का। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा, इसकी आप नेमिंग बताओगे, H2COH। ठीक है, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? किस टर्म कंडीशन क्या है इसकी? तो दैट इज 298303 केल्विन। ये आप लिख सकते हैं 298303 केल्विन। ठीक है, बट क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा एग्जांपल एलिमिनेशन रिएक्शन का है, तो बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन, एक बार रिकॉल करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो है वो दो एटम्स को फ्रॉम द सेम कार्बन एटम या फिर एडजेसेंट कार्बन एटम से क्या कर देता है? लूज कर देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो दो तरीके का होता है, एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन। तो व्हेन बोथ द एटम आर लूज फ्रॉम द सेम कार्बन एटम, जब दोनों एटम जो है वो सेम कार्बन एटम से लॉस हो रहे हैं, तो अल्फा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन दैट इज 1-2 एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा? व्हेन टू एटम जो लॉस हो रहे हैं वो रहे एडजेसेंट कार्बन एटम से, जिसके रिजल्ट से क्या होता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of carbon skeleton is an example of isomerism? as we all know, isomerism में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो स्ट्रक्चर होती है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। और उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो लेट्स सी, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5। ओके, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। चलो जी, इस केस में तो क्या शो कर रहा है? ये किसका एग्जांपल है? ये जो पेयर है ऑफ कार्बन स्केलेटन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट है। बाकी भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? 1 2 3 4। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। सबके केस में डिफरेंट है, तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा यही क्या होगा? सही आंसर। ओके, सो लेट्स सी, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उन्हें हम आइसोमर कहते हैं। उस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, और जो बैच वाले स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं तो वो परेशान ना हो। आइसोमेरिज्म अभी हम आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम आइसोमेरिज्म आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिनोमिना उसे क्या कहते हैं? हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब टाइप्स देख लेते हैं आइसोमेरिज्म के। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में जो हमें पढ़ने हैं वो है चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोमेरिज्म। उसके बाद स्टीरियो के दो टाइप होते हैं, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। और उसके भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल। जो क्वेश्चन जनरली आते हैं वो आते हैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। इसमें चेन से, पोजिशनल से और मेटामेरिज्म और इवन कभी कभी इससे भी पूछ लिया जाता है, बट बाकी इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद द मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और चेन आइसोमेरिज्म भी किसका टाइप है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये है ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है बट उनका जो स्पाशियल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है ग्रुप्स का, ठीक है, अराउंड द डबल बॉन्ड। किसके अराउंड, ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के अराउंड, जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स होती है। जब दो आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पर हो ऑफ द डबल बॉन्ड तो उसे कहेंगे सिस फॉर्म, और वहीं अगर अपोजिट तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। तो कुछ एसेंशियल कंडीशन होती है, क्या होती है, पहली होती है कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये जरूरी है, और विच रिस्ट्रिक्टेड द फ्री रोटेशन ऑफ दीज एटम, की डबल बॉन्ड की वजह से उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ईच ऑफ द कार्बन एटम मस्ट हैव टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू इट, कि हर एक कार्बन एटम पे ईच ऑफ द कार्बन एटम मस्ट हैव, उस पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होने चाहिए। तो ये कंडीशन ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NH3 has a much higher boiling point than PH3, कि जो NH, ये NCERT से क्वेश्चन है, कि जो NH3 है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है PH3 से। क्यों, एज वी ऑल नो कि जो नाइट्रोजन है, जो NH3 है सॉरी, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है PH3 से। तो पहला है NH3 हैज लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, कि जो NH3 है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ज्यादा होता है, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो मैंने आपको कहा कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो ये हो गया गलत। NH3 अंडरगो अम्ब्रेला इन्वर्जन शो करता है, ये भी गलत। जो NH3 है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, तो NH3 है मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। क्यों, क्योंकि NH3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 2H2O, ओके सॉरी, दैट इज वाटर, ये क्या फॉर्म कर रहा है, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये एक वीक बेस है, वीक एसिड है, या फिर बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस, या फिर वो है, तो जो वाटर है वो क्या है, बोथ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, कि इनमें से सबसे ज्यादा वीकेस्ट बेस जो है वो कौन सा है। तो यहाँ देखिए सोडियम, ये क्या है, एक एल्केलाइन मेटल है, ये क्या है, एक एल्केलाइन मेटल है। कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम भी कैसा है, एल्केलाइन मेटल है। वहीं बात करें Ca, दैट इज कैल्शियम, ये क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये सब क्या होते हैं, ये सब है स्ट्रॉन्ग बेस, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। पूछा है कि कौन सा वीकेस्ट बेस है, तो ZnOH2 जो फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, कि ये क्या है, वीकेस्ट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो हाइपोथेसिस, कि एवोगेड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर कंटेन, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेगा, इक्वल नंबर ऑफ आयंस कंटेन करेगा, या फिर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा। तो इसे अभी हम एक बार देख लेते हैं, समझते हैं इसके। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, एज वी ऑल नो कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो हाइपोथेसिस। तो एज वी ऑल नो आइडियल गैस इक्वेशन आप सबको पता है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है, ये आप सबको पता है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। और एज वी ऑल नो जो P और T है ये क्या होते हैं, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, मैं आपको रफली समझा देती हूँ। ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, NR अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, NR अपॉन V, ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। अब एज वी ऑल नो कि जो R होता है वो क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ओके, जो R होता है वो क्या होता है, गैस कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका N अपॉन V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जो N है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के, सॉरी जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, N के, ओके, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के। तो इक्वल वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम, उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सॉरी इसका आंसर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 N2। तो जो NH3 है उसके में क्या होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, अमोनिया हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बेसिकली जो रेट होता है मूवमेंट का वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, साइज पर, पार्टिकल पर और विस्कोसिटी पर। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है पर्टिकुलर गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास, एंड अमोनिया हैज द लीस्ट मोलर मास, जिस वजह से उसके पास क्या होता है, इट हैज अ हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to kinetic theory of gases there are intermolecular interaction, molecule have considerable volume, no intermolecular interaction, या फिर the velocity of molecule decrease for each collision। तो according to kinetic theory of gases there are no intermolecular attraction, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा that is the correct answer। next question है, according to Raoult's law the relative lowering of vapor for a solution is equal to, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर फॉर अ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये 1:2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 और 1, 2। तो 9 किसका होता है, फ्लोरीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो लेट्स सी, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, गलत। फ्लोरीन का कितना होता है, 9। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर बात करें ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरीलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका होता है 8। तो ये भी गलत, ये भी गलत। जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा रेज है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर कोई चार्ज नहीं होता है, कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।